हेलो बच्चा लोग मेरे, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई। तो आज की ये जो हमारी क्लास है ना बच्चा, आज हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द पढ़ने वाले हैं। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, आइए पहले उसको देखते हैं। तो इसके पहले आपने क्या पढ़ा? वर्णमाला। वर्णमाला में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्वर पढ़ा था। और स्वर के बारे में आप सभी जानते हैं, वो कौन थे? फिल्म के ठाकुर साहब थे। यानी कि वो कहते थे हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन किसी की मदद नहीं लेंगे। यानी कि वो क्या होते थे? स्वतंत्र होते थे। व्यंजन की अगर हम बात करें तो व्यंजन क्या? व्यंजन वो प्रजा थी उनकी, ठाकुर साहब की। यानी कि वो बिना ठाकुर साहब की मदद के कोई भी काम नहीं कर सकते थे। यानी कि स्वर की सहायता से मिलकर जो बनने वाले वर्ड होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्न किया था, मतलब स्वर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण स्वर के भेद क्या है, व्यंजन के भेद कौन से हैं, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, सब कुछ हमने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं आज जो हमारी क्लास है, यानी कि शब्द की क्लास में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भाई ये शब्द क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग शब्द के जो भेद होते हैं उनको पढ़ेंगे। और जब भाई हम पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो मेरा जो जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी कि उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग क्या करेंगे? करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं क्लास की तरफ। ये एक बच्चा बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। अब की बार आपके एग्जाम में इससे मतलब जो भी आपका जिस भी आपका चाहे मॉर्निंग शिफ्ट में रहा हो, इवनिंग शिफ्ट में रहा हो, जिस भी डेट को एग्जाम था, आपके शब्द से क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे। तो चलिए फिर पेन कॉपी ले लीजिए और तैयार हो जाइए। और हाँ, अगर कहीं पे कुछ भी ऐसा होता है जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। उसके लिए कौन है? हम हैं। यानी कि अब हिंदी को लेकर परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है बच्चे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं शब्द की बात करूं, शब्द के लिए कहा जाता है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह, अर्थात वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जब आपसे ये प्रश्न पूछा गया वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तब तो वो आपका वर्णमाला था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका लिख दिया गया राम, ठीक है। अब ये राम लिखा गया, अब राम आपको पता है कि ये क्या है? एक शब्द है। लेकिन इसको बनाने के लिए हमने क्या लिया? रा लिया। रा में हमने क्या जोड़ा? आ जोड़ा। फिर हमारा माँ आया और माँ में हमने क्या जोड़ा? आ जोड़ा। यानी कि ये वर्ड का सार्थक मेल तो था ना, सार्थक मेल। ऐसा तभी तो जाके हमारा राम बना। तो बस जैसे ही प्रश्न पूछा जाएगा आप तुरंत देखेंगे विकल्प में शब्द दिया, आप उस पे कर देंगे। आप देखिए कह रहे हैं, शब्द क्या कह रहे हैं? शब्द कह रहे हैं कि देखो भाई, जब हम अकेले रहेंगे तब तो हम शब्द हैं। यानी कि जब ये राम भैया अकेले लिखे थे तब तो ये शब्द थे। लेकिन जैसे ही आपने हमारा प्रयोग वाक्य में किया तो हमको शब्द मत कहिएगा, तब हम क्या बन जाएंगे? पद बन जाएंगे। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। किंतु जब वाक्य के बाहर होता है तो वो क्या रहता है? शब्द ही रहता है। यानी कि राम अकेला है तो ये शब्द है। लेकिन अगर यही दिया होता बेटा मेरे कि राम घर जाता है, अब आपसे पूछा जाता कि ये जो राम है ये क्या है, तो कभी भी गलती से शब्द नहीं बताते, तब ये क्या हो जाता बच्चा मेरे? तो ये आपका बन जाता पद। देखिए ना, शब्द पद में किसी प्रकार की कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है मैम, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। चलिए, अब ये कह रहे हैं भैया हमारा भी परिवार है, हम भी बटे हैं, उनको भी जान लेते हैं, ठीक। ये कह रहे हैं अगर हम अर्थ हैं, ठीक है, क्या है? अगर हम अर्थ हैं तो अर्थ के आधार पर हमारे कितने भेद हो जाएंगे? 2 भेद हो जाएंगे। कौन कौन से 2 भेद होंगे? एक होगा सार्थक शब्द और दूसरा क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द हो जाएगा। अब देखो,
शब्द से ही हमें पता चल रहा है। सार्थक का मतलब क्या है? सार्थक का मतलब है जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकल रहा हो। और निरर्थक नहीं कहते हैं भैया, निरर्थक है एकदम, यानी कि उनका कोई अर्थ नहीं है। तो भाई शब्द दिया है पीछे, तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वो निरर्थक, और जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वो हमारे कौन से हो जाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। यहां तक सभी का क्लियर? आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज आपको लिखा गया है कि जिन शब्दों का अर्थ होता है वो हमारे सार्थक शब्द हैं। जैसे यहाँ पे देखिए घोड़ा, अब घोड़ा जैसे ही कहा गया आपके दिमाग में वही ना, लकड़ी का काठी, काठी का घोड़ा वाला घोड़ा याद आ गया ना। विद्यालय जैसे ही आया वैसे ही आपके दिमाग में आ गया अपना वाला स्कूल, कि मेरा स्कूल, मेरा विद्यालय। उनका कुछ अर्थ है ना। आप मतलब हम किसी को संबोधन के लिए प्रयोग किए हैं। घर, नगर, हवा, पानी, कुछ भी ऐसा लिख के दे दिया जाए तो ये जो शब्द होते हैं इनका क्या होता है? कुछ ना कुछ अर्थ होता है, इसीलिए ये क्या है? सार्थक शब्द है। अब देखिए सार्थक शब्द के प्रकार कितने हैं? सार्थक शब्द 4 तरीके से होते हैं। हिंदी की बात की जा रही, हिंदी में कौन कौन से शब्द, अगर किनके शब्द आ जाएंगे तो आप सार्थक लिख देंगे। एकार्थी, एकार्थी मतलब जानते हैं ना, एक अर्थ देने वाला जो शब्द होता है हमारी हिंदी में उसे क्या कहा जाता है? एकार्थी। अनेकार्थी, जो अनेक अर्थ मतलब एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं बच्चे? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द, ठीक है, जब क्या हो, एक शब्द के अनेक रूप होते हैं, ठीक है, मतलब क्या है, जल को हम लोग पानी के नाम से भी जानते हैं, जल के नाम से भी जानते हैं ना, तो वो हमारा क्या है? पर्यायवाची है, ठीक है। पवन को हम लोग वायु भी कहेंगे, हवा भी कहेंगे ना, तो वो हमारा क्या है बच्चे? पर्यायवाची शब्द है। और विलोम शब्द आप जानते ही हैं, विलोम का मतलब क्या होता है बच्चा? अपोजिट, यानी कि विपरीत। जो शब्द विपरीत अर्थ हमारी हिंदी में देते हैं उसे हमारी हिंदी में विपरार्थी, या फिर वो कहते हैं हमारा एक नाम और है, और वो नाम हमारा क्या है? विलोम शब्द है। यहां तक सभी का क्लियर? प्रश्न पूछा जाए, एकार्थी शब्द किसके अंतर्गत बांटे गए हैं? अर्थ के आधार पर। अनेकार्थी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? सार्थक शब्द के। मतलब जो भी आपके विकल्प में दिया रहे, जिन शब्दों का अर्थ होता है उसे हमारी हिंदी में क्या कहा जाता है? सार्थक शब्द के कितने प्रकार होते हैं? कुछ भी प्रश्न आए तो गलती से आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कहीं से भी एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले, हमें तो क्या करके जाना, हमें पूरी तैयारी के साथ जाना है भाई। जब आदमी युद्ध के मैदान में जाता है तो क्या वो धनुष बाण लेके जाएगा और सामान छोड़ देगा? नहीं, वो पूरी तैयारी के साथ जाएगा कि कहीं से भी आक्रमण हो तो भाई हम पूरे तैयारी, नहीं तो भाई क्या होगा, फिर वो हार जाएगा ना। तो वैसे ही आप भी, एग्जाम क्या है? एग्जाम भी तो युद्ध का मैदान है ना। तो उस युद्ध के मैदान में कैसे जाना है? एकदम तैयारी के साथ जाना है कि भाई आप कहीं से कुछ भी पूछिए, हमें सब आता है। मतलब एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाए कि बच्चे को पेपर बना के कैसे दे कि जो प्रश्न उसको ना आए, ऐसे वाला होना चाहिए ना। अरे मेरे बच्चे बहुत समझदार है, वेरी गुड। देखो अब निरर्थक भैया क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं देखो भाई आप होंगे सार्थक, आपका अर्थ आता होगा, लेकिन हम क्या हैं? हम निरर्थक है, हमारा कोई अर्थ नहीं है, लेकिन भाषा में हमारा प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसे मत जानिए कि हम निरर्थक हैं तो हमारा कोई प्रयोग ही नहीं है। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है परंतु भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है, हमारी हिंदी में उसे क्या कहा जाता है? निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया चटाचट, अब बताइए चटाचट का कोई अर्थ है? नहीं, लेकिन भाषा में प्रयोग किया कि भैया मम्मी ने चटाचट मारा, उनको प्रयोग किया गया ना। अब जैसे चटाचट वहां पे क्या है? प्रयोग हो रहा है। फटाफट, अब फटाफट का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अब कहा जाए कि भैया वो बहुत अपना काम फटाफट कर लेती हैं, अर्थ हो गया ना टनाटन। मतलब क्या है? टनाटन बज रहा था, ठीक है, घंटा क्या है? टनाटन बज रहा था। यानी कि वैसे टनाटन का कोई अर्थ नहीं है,
फट खट नट कुछ भी दे दिया जाए, मतलब वो अकेले हैं वैसे कोई अर्थ नहीं है उनका, लेकिन क्या होते हैं, उनका भाषा में प्रयोग किया जाता है। अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये कहते हैं हमको ऐसे थोड़ी ना समझिए, अब जब हमारा भाषा में प्रयोग होने लगा है तो जाहिर सी बात है कि हमारे भी भाव हैं, ठीक है, यानी कि हम भी कुछ नियम कानून बनाएंगे जिसका आपको क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। वो सबसे पहला नियम कानून क्या बनाते हैं निरर्थक, वो कहते हैं देखो भैया अगर हम अकेले हैं, ठीक है, मतलब अगर हम चटाचट दे दिए गए हैं तो हम निरर्थक हैं, ठीक है। आपके विकल्प में अगर दिया कि चटाचट कैसा शब्द है तो निरर्थक, परंतु यदि उनका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ होता है तो उनका जीवन क्या हो जाता है, सार्थक हो जाता है। जैसे आपने कहा वाना, अब वाना का कोई अर्थ नहीं, अगर ये अकेला दिया है तो कोई अर्थ नहीं। अब जब मम्मी कहती हैं कि भैया आओ खाना खा लो, बहुत देर हो गई है, तो जब आप क्रोध में रहते हो, मम्मी डांटी होती है तो क्या कहते हो, मम्मी खाना वाना नहीं खाएंगे। यानी कि अब ये जो आपका वाना शब्द जो निरर्थक था वो खाना के साथ प्रयोग कर दिया गया, सार्थक शब्द के साथ प्रयोग हो गया, यानी कि अब ये आपके कौन से शब्द बन गए, सार्थक शब्द बन गए। मतलब आपके विकल्प में कैसे, जैसे आपकी बार प्रश्न आया था कि पानी वानी कैसा शब्द है, अब आपके विकल्प में दिया रहेगा सार्थक है, निरर्थक है, सार्थक निरर्थक दोनों है, कोई नहीं है। तो क्या है, जैसे ही कोई भी निरर्थक शब्द यदि सार्थक शब्द के साथ आ जाता है तो उनका जीवन सार्थक हो जाता है, यानी कि वो कौन से शब्द बन जाते हैं आपके बच्चे, सार्थक शब्द बन जाते हैं। यानी कि अगर ये वाणी अकेला देता निरर्थक था, लेकिन अब इसका प्रयोग पानी के साथ कर दिया गया, इसलिए क्या हो गया, ये सार्थक। वाय शब्द अगर अकेला दिया होता तो बच्चा ये निरर्थक था, लेकिन जैसे इसका प्रयोग चाय के साथ कर दिया गया वैसे इसका जीवन क्या हो गया, सार्थक हो गया, ठीक है। वोटी शब्द अकेला था तब तक निरर्थक था, आप कहोगे वोटी, वोटी का क्या अर्थ है, कुछ अर्थ नहीं है, लेकिन जैसे ये रोटी के साथ आए ना वैसे इनका जीवन क्या हो गया, सार्थक हो गया। तो पहला नियम आप सभी को समझ में आया, यदि निरर्थक शब्द अकेला है तो वो निरर्थक, यानी कि वाणी शब्द अगर अकेला है निरर्थक, ओटी शब्द अकेला है निरर्थक, वाय शब्द अकेला है निरर्थक, लेकिन यदि उनको हम सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग कर लेते हैं तो उनका जीवन भी क्या बन जाता है, सार्थक बन जाता है। यानी कि वो कैसे शब्द हो जाते हैं, सार्थक शब्द हो जाते हैं। पहला नियम सभी को क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी कहीं पे परेशानी होगी तो हम हैं। अब देखिए दूसरा, वो कह रहे हैं हमको ऐसा वैसा मत समझिए, हम निरर्थक हैं तो जरूर, लेकिन अब आप हमारा भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए हमारे भी क्या हैं, भाव बढ़ चुके हैं। मतलब दूसरा नियम क्या कह रहा है, यदि निरर्थक शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह सार्थक, यानी कि यदि वो अकेले हैं तो निरर्थक, यदि हम उनका वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वो सार्थक। अगर ये टिक टिक शब्द दिया है तो टिक टिक का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे ये वाक्य में प्रयोग किया गया ना कि घड़ी टिक टिक करती है, अब ये आपसे अंडरलाइन किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि टिक टिक कैसा शब्द है, आप तुरंत बताएंगे सार्थक। लेकिन यही टिक टिक बच्चा अकेला दिया होता तो आप क्या कहते, कैसा शब्द है वो, निरर्थक शब्द है। घंटा टन टन बजता है, यानी कि अगर ये टन टन अकेला देता तो वो निरर्थक, लेकिन अब ये वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है इसलिए ये क्या हो गया है, आपका सार्थक शब्द हो गया है। जैसे मैंने बताया नहीं, चटाचट शब्द दे दिया वो निरर्थक, लेकिन मम्मी चटाचट मारती हैं, अब जैसे ही वाक्य में वो प्रयोग किया गया चटाचट, वो तुरंत क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। फटाफट शब्द अकेला दिया है तो निरर्थक, लेकिन मैं अपना काम फटाफट कर लेती हूं, जैसे ही वाक्य में प्रयोग हुआ वैसे ही वो क्या बन गया बच्चा, सार्थक शब्द बन गया। क्लियर सभी का, कुछ नहीं है। आगे देखो नियम नंबर 3 क्या कह रहा है, पशु पक्षी की जो आवाज होती है या कोई भी वाद्य यंत्र की जो आवाज होती है वो निरर्थक है ना। अब भौ भौ कुत्ता कर रहा है
तो भौं भौं क्या, वो आप समझ पा रहे हो वो क्या कह रहा है? नहीं, वो निरर्थक है आपके लिए। ची ची चिड़िया कर रही है, वो आप नहीं समझ पा रहे हो, आपके लिए वो क्या है? निरर्थक है। काव काव जो है कौवा कह रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो, आपके लिए क्या है? निरर्थक है। ढम ढम ढोल बज रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपके लिए क्या है? वो निरर्थक है। तो पशु पक्षी की जो आवाज या फिर कोई भी वाद्य यंत्र की जो आवाज होती है बच्चे, वो क्या होता है? निरर्थक होता है। लेकिन जैसे ही हम उसका प्रयोग वाक्य में कर देते हैं, वैसे ही उनका जीवन क्या हो जाता है? सार्थक हो जाता है। यानी कि चींची शब्द अगर अकेला दिया होता तो चींची हमारा क्या था? निरर्थक था। लेकिन अब ये वाक्य में प्रयोग कर दिया गया कि चिड़िया चींची करती है, यानी कि अब यहाँ पे जो चींची शब्द है वो आपका क्या हो गया? सार्थक। ढम ढम अगर अकेला दिया होता तो बच्चा क्या था? निरर्थक। लेकिन ढोल ढम ढम बजता है, यानी कि अब ये ढम ढम क्या हो गया? आपका सार्थक हो गया। सभी को क्लियर? मोटा मोटा क्या है? यदि निरर्थक शब्द अकेला है तो वो निरर्थक, यदि वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो सार्थक, यदि कोई निरर्थक शब्द सार्थक शब्द के साथ आ जाता है तो वो सार्थक हो जाता है। पशु पक्षी की अगर आवाज या वाद्य यंत्र की आवाज अकेला दिया है तो वो निरर्थक, लेकिन यदि वाक्य के माध्यम से उसको बताया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा बच्चे? आपका सार्थक हो जाएगा। इन सभी को किसी प्रकार की कोई परेशानी? अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं, यानी कि जो आपका सार्थक शब्द है, निरर्थक शब्द है, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं ना? मुझे पता है ये बच्चे बहुत समझदार हैं, ठीक है, इनको सब आता है, बस खाली एक बार पढ़ाने की आवश्यकता है कि नहीं? बस गूगल मैप की तरह मुझे क्या करना है? बस रास्ता दिखाना है, बाकी मेरे बच्चे ऐसे ही उस रास्ते पे चल देंगे, बस सही दिशा। अब ये नहीं गलत बता देंगे तब गड़बड़ हो जाएगा ना। तो गूगल मैप की तरह मुझे बस सही रास्ता बताना है कि बच्चा ये रास्ता है, बस इस पे चलो, बस उसके बाद मेरे बच्चे वैसे ही चल देंगे। देखो आगे देखते हैं, अगला हमारा है, आपसे कभी भी पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर या भाषाई विकास के आधार, यानी कि भाषाई विकास का मतलब क्या हो गया? भाषा के विकास के आधार पर जो शब्द होते हैं उनके कितने भेद होते हैं, बच्चे तुरंत विकल्प में देखेंगे और आपको कितना दिखाई देगा? 4 दिखाई देगा। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। लेकिन जब इतना सरल हिंदी दे देते हैं ना, तो मान लीजिए एग्जामिनर का मूड खराब है, ठीक है, घर से झगड़ा कर के आए हैं और पेपर बना रहे थे, उन्होंने आपसे क्या कह दिया? उन्होंने प्रश्न दिया कि व्याकरण के अनुसार उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद बताइए। व्याकरण के अनुसार, स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर या भाषाई विकास के आधार पर शब्द का भेद बताइए। तो बच्चा आपके विकल्प में 4 भी दिया रहेगा, 5 भी दिया रहेगा, तब गलती से 4 मत लगाइएगा, तब तुरंत क्या बताएंगे? 5 बताएंगे, ठीक है। व्याकरण के लिए एक शब्द क्या होता है? जो हिंदी व्याकरण के ज्ञाता होते हैं उनके लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है वो क्या है? व्याकरण शब्द होता है, ठीक है। तो सिर्फ उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास या भाषाई विकास के आधार पर पूछा जाएगा तब आपका 4 तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। लेकिन व्याकरण के अनुसार जब उसी बात को लिख देगा तो बच्चा आपको 5 बताना है, यानी कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन साथ में एक और ऐड हो जाता है जिसे आप कहते हो संकर शब्द, जो 2 भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बना होता है। आइए थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। देखो तत्सम बचपन से पढ़ रहे हो है ना? तत्सम का मतलब क्या है भाई? जो भाषा के मूल शब्द होते हैं, यानी कि जो शब्द संस्कृत में जैसे थे हमने उनको उठाया और हमने कहा आ जाओ भाई हमारी हिंदी में शामिल हो जाओ, मतलब हमने उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ ही है उसके समान, यानी कि ज्यों का त्यों, जैसे था
वैसे ही हमने उसे उठाया और हिंदी में क्या कर लिया, प्रयोग कर लिया। अर्थात जो शब्द संस्कृत से बिना रूप बदले ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, हमारी हिंदी में उसे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। एक चीज और, इसका ट्रिक क्या है, कोई भी शब्द है अगर उसे बोलने में जीभ लड़खड़ा जाए, ठीक है, बोलने में आपको परेशानी का सामना करना पड़े, आसानी से आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो समझ जाइएगा वो तत्सम शब्द हो जाता है। और जिसको आप आसानी से बोल ले जाइए वो आपका तत्भव, क्योंकि हिंदी का जो मेरुदंड है ना बच्चे, वो तत्भव शब्द ही है। हम जो प्रयोग करते हैं ना, वो तत्भव शब्द का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए दुकान पे गए और आपने दुकान वाले भैया से बोला, भैया 2 किलो आम्र दे दीजिएगा। दुकान वाले भैया पहले ऊपर से नीचे देखेंगे, कहेंगे लग रहा है कहीं बाहर से आए हैं आप। तो नहीं भैया, हम आजकल जो है तत्सम शब्द का प्रयोग। लेकिन वहीं पे जैसे ही आप कहेंगे भैया 2 किलो आम दे दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आप गए भाई, मम्मी गई जाओ हल्दी लेके आओ, आप पहुंचे दुकान पे और बोले भैया 1 पैकेट हरिद्रा दे दीजिए। भैया जी सब काम छोड़ के पहले आपको देखेंगे, कहेंगे लग रहा है आप कहीं बाहर से आए हैं, पहली बार आ रहे हैं लग रहा है। तो नहीं भैया, हम आज सोच लिए आज से कि आज से हम तत्सम शब्द का प्रयोग करेंगे। मतलब भैया 1 पैकेट हल्दी दे दे, तो कहेंगे भैया ऐसा बोलिए ना कि हल्दी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको बोलने में परेशानी। आप बोलोगे मम्मी थोड़ा खीर बना देती, मम्मी कहेंगे आओ भी खीर नहीं, अभी हम आपके लिए सब बनाते हैं। लेकिन वही कहेंगे मम्मी थोड़ा खीर बना दीजिए, मम्मी कोई परेशानी नहीं होगी। आप बोलोगे मम्मी बहुत गर्मी हो रही है, पर्यक लेके ऊपर जा रहे हैं, मम्मी कहेंगे पर्यक नहीं, अभी आपको ही हम, रुक जाइए ऊपर भेजते हैं, ठीक है, उठाते हैं डंडा, जाओ वहीं ऊपर पर्यक लेके। कह दो अरे मम्मी पलंग हम कह रहे थे ऊपर चढ़ा लें। तो क्या हुआ, आपको तत्सम शब्द को बोलने में परेशानी हुई, मम्मी को या किसी अन्य को समझने में भी परेशानी हुई, क्योंकि वो संस्कृत के शब्द हैं। लेकिन जब वहीं आपने उसका हिंदी रूप यानी कि तत्भव शब्द का प्रयोग किया तो कोई परेशानी नहीं हुई। तो बस यही इसका ट्रिक होता है तत्सम तत्भव का। बाकी ये आपकी पूरी क्लास ही चलेगी, तत्सम तत्भव के ट्रिक जो भी पहचान है वो हम लोग तो यहाँ पे, क्योंकि हम लोग शब्द के माध्यम से पढ़ रहे हैं ना बच्चा, तो बस हम थोड़ा सा इसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तत्भव शब्द क्या कहा गया है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वो हमारे तत्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब तत्भव का क्या अर्थ हो जाता है, उससे उत्पन्न, यानी कि जो शब्द संस्कृत से तो उत्पन्न हुए लेकिन बेचारा लंबी यात्रा पूरी करते हुए प्राकृत, पाली, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में जब पहुंचे तो उनमें बहुत परिवर्तन हो गए थे, तो वही हमारे क्या थे, तत्भव। जैसे आम्र का क्या हो गया, जब वहां से चला आम हो गया, हरिद्रा जब वहां से चली तो क्या हो गया, हल्दी हो गया, क्षीर जब वहां से चलना शुरू किया आते आते खीर हो गया, पर्यक जब वहां से चलना शुरू हुआ आते आते क्या बन गया, पलंग बन गया। ठीक है बच्चे, क्लियर, चलो वेरी गुड। आगे देखिए, देशज। देशज का मतलब क्या है भाई, देशज का मतलब है जो हमारी बोली भाषा के शब्द, जो देश में जन्म लिए हुए शब्द हैं, जिनका हमें ये नहीं पता होता ये कहाँ से आए कैसे आए, इनका व्याकरण क्या है हमें कुछ ही नहीं पता होता, वही हमारे देशज शब्द कहलाते। ठीक है, तो देखिए जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता वो देशज शब्द कहलाते हैं। इनकी कोई पर्टिकुलर पहचान नहीं होती क्योंकि ये हमारी जो है बोली भाषा के शब्द होते हैं। जैसे कुछ लोग कटोरा कहेंगे, डिबिया, डिब्बा, छिलका, चिमटा, ठीक है, लोटा, ये सब कहा जाता है ना, डोंगा कहते हो ना, अंटा, ये सब आपके कैसे शब्द हैं, देशज शब्द होते हैं। इनकी कोई पर्टिकुलर बच्चा पहचान नहीं होती है। आगे हमारे हैं विदेशज शब्द, जिन्हें हम विदेशज, विदेशी, आगत, कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई भी शब्द आपके लिए दे देगा एग्जामिनर, तो परेशान मत होना, ये इन्हीं के नाम है। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। मतलब क्या है, हम लोग ऐसे वैसे थोड़ी ना है, हमने कहा आओ भैया हमारा दिल बहुत बड़ा है, ठीक है, आप लोग भी आइए हमारे शब्दों में शामिल हो जाइए। तो बस विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए हुए जो शब्द होते हैं वही हमारे विदेशज। जैसे अब अंग्रेजी शब्द, डॉक्टर, भैया अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी विदेशी भाषा है कि नहीं, प्लेन,
क्रिकेट, अब क्रिकेट का कोई हिंदी पूछे आदमी ऐसे बाल और खजलाने लगेगा, ठीक है। फाइल, स्कूल, ये हमें आसानी इसी में लगेगा, अंग्रेजी में ही बोलने में उसे क्या होगा, हमें आसानी लगेगी, ठीक है। तो अंग्रेजी शब्द तो आप पहचान ही जाते हैं। देखो इन शब्दों की संख्या तो बहुत ज्यादा है बच्चे, कम नहीं है, बहुत है, हमारी हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या है कि कुछ ट्रिक है इनका। आप मान लीजिए जहां कुछ नहीं समझ में आए वहां पे हम क्या करते हैं, थोड़ी बहुत ट्रिक का सहारा लेकर कि हो सकता है वैसे ही शब्द आ जाए और हमें वो ट्रिक याद आ जाए, ठीक है। तो एकदम 100% कभी भी ट्रिक फॉलो नहीं करता है बच्चा, ये नहीं कि मैम आपने इसमें तो यही बताया था लेकिन ये तो नहीं आ रहा है, तो 100% नहीं फॉलो करता है, लेकिन 80% आपके ट्रिक काम कर जाते हैं और आपके प्रश्न उससे फंस जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए अरबी शब्द, अब कितना याद करोगे कि अरबी शब्द ये है, अरबी शब्द ये है, अरबी शब्द ये है। अरबी शब्द का ट्रिक क्या है कि जो अरबी शब्द होते हैं ना, वो ज्यादातर शब्द किससे संबंधित होते हैं, कानून से संबंधित होते हैं। यानी कि अगर कानून से कोई संबंधित शब्द आपको दिया गया और आपसे पूछा कि ये कौन सा शब्द है, तो आप विकल्प में अगर अरबी दिया तो उस पर आंख बंद करके लगा दीजिए। जैसे अब दिया इस्तीफा, कानून से संबंधित शब्द है। कसूर, कर्ज, अदालत, इंसाफ, दफा, सबूत, वकील, मुजरिम, सजा, इल्जाम, ठीक है, दलील, हुक्म, हमला, फैसला, हाजिर, हवालात, ये सारे किससे हैं, कानून से ही तो संबंधित शब्द हैं। तो मोस्टली जो कानून से संबंधित शब्द होते हैं बच्चे, वो हमारे अरबी शब्द होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया ना। देखो जहां कुछ नहीं ना, वहां ये ट्रिक बड़ा काम देते हैं। मतलब मैं तो ये मानती हूँ ना, जैसे आप लोगों के एग्जाम में या जो वनडे एग्जाम होते हैं ना, उसमें ये ट्रिक 99% फॉलो हो जाता है, क्योंकि शब्द ऐसे ही आते हैं। नहीं तो इनकी संख्या तो इतनी है बच्चा ना कि रटते 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 क्या हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन रट भी नहीं पाओगे। दूसरा देखो, फा से फारसी, फा से फायदा नुकसान, ठीक है। यदि शब्द दिया वो कानून से संबंधित शब्द नहीं लग रहा है, बल्कि कैसा शब्द लग रहा है कि वो फायदा नुकसान से संबंधित शब्द लग रहा है, तुरंत आप विकल्प में देखिए, अगर फारसी विकल्प में है तुरंत लगा देना। जैसे देखिए सौदागर, अब सौदागर क्या, अच्छा सौदागर मिल गया तो फायदा ही फायदा, सौदागर अच्छा नहीं मिला तो नुकसान ही नुकसान। हफ्ता, हफ्ता क्या, जो हफ्ता वसूला जाता है, भाई हफ्ता जिनको मिल रहा है उनका फायदा है, जिनका जा रहा है उनका नुकसान है, ठीक। तनख्वाह, जब मिलती है तो फायदा ही फायदा, जब जाती है नुकसान ही नुकसान। जागीर, फायदे की बात। पैदावार, कारोबार, खुराक, मुफ्त, आवारा, अगर क्या है लड़का आवारा हो गया तो नुकसान ही नुकसान है। गल्ला, गल्ला मतलब जानते हैं ना, जो अनाज होता है, अनाज की जो ढेरे होती हैं उसे गल्ला। जमीन, रईस, खामोश, कहीं कहीं पे खामोश रहना भी क्या होता है, फायदा का काम होता है, कहीं कहीं पे खामोश रखना रहना नुकसानदेह हो जाता है। मोर्चा, ठीक है। जान, भाई फायदा नुकसान से संबंधित है कि नहीं, बहुत संबंधित है। जोश, दिल, आप कहोगे दिल कैसे है, अरे भैया दिल अगर क्या है, अच्छी जगह मिल गया, लग गया तो फायदा ही फायदा है। दिल अगर गलत जगह लग गया तो नुकसान ही नुकसान है। मतलब वही वाला गाना कि दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी, ठीक है। हाँ, हमें तो लूट लिया मिलके इन दलालों ने, हुस्न वालों ने, जो भी है वो सब तो क्या है। और बीवी, अगर बीवी अच्छी हो गई तो फायदा ही फायदा। देखो ये ट्रिक है भैया, किसी की भावना को आघात पहुंचाना इस ट्रिक का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। तो बीवी भी क्या है, अच्छी है तो फायदा ही फायदा, नहीं अच्छी मिली तो भैया नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। कोई कानून से संबंधित आपके शब्द नहीं है। अगला देखो पुर्तगाली, पुर्तगाली क्या कहता है, ये घरेलू सामान से संबंधित यदि शब्द दिया है और विकल्प में आपके पुर्तगाली दिया तो आपको टिक कर देना। जैसे बाल्टी, घरेलू सामान है ना, चाबी, फीता, कमीज, तौलिया, मेज, तंबाकू, आलपिन, अलमारी, परात, इस्पात, आया, कनस्टर, ये सब क्या हैं, घर से ही तो संबंधित सामान है। तो बस ये हमारा क्या है, आपका पुर्तगाली। और तुर्की, तुर्की शब्द अगर दिया है, अगर कोई भी शब्द बच्चा आपको दिया और वो मार काट से संबंधित शब्द है, जैसे कैंची, अब मार काट से संबंधित शब्द है ना, उससे किसी को भी मारा जा सकता है, कोई भी कपड़ा काटा जा सकता है। तोप, बंदूक, बारूद, उस्तरा, लाश, ठीक है। लफंगा, चेचक, बहादुर, मुगल, काबू, बेगम। अब बोलोगे बेगम कैसे है, अरे भैया जब बीवी बेगम बन जाती है ना
समझ लो, फिर मार काट से ही संबंधित शब्द हो जाता है। तो बस बीवी शब्द दिया तो फारसी, और बेगम शब्द दिया तो वो तुर्की, ठीक है, क्योंकि अब वो क्या है, मार काट से संबंधित। अब भैया बीवी बेगम बन चुकी हैं, तो अगर मार काट से संबंधित शब्द है तो वो आपका तुर्की है। ठीक है बच्चे, क्लियर? देखो याद नहीं करना पड़ेगा, कम से कम आप ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से प्रश्न कर ले जाएंगे, है कि नहीं? चलो वेरी गुड, आगे देखते हैं। आगे देखो हमारा संकर शब्द। संकर शब्द क्या कहता है? दो भिन्न भिन्न भाषाओं के योग से बना हुआ जो शब्द होता है, मतलब जो शब्द होंगे दो या दो से अधिक शब्द होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? भिन्न भिन्न भाषा से मिलकर बने होंगे। जैसे टिकट घर, अब देखिए टिकट यहाँ पे अंग्रेजी शब्द हो गया, घर हिंदी शब्द हो गया। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत शब्द हो गया, गांठ क्या हो गया? हिंदी शब्द हो गया। जांच करता, जांच अंग्रेजी शब्द हो गया, करता क्या हो गया? हिंदी शब्द हो गया। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी हो गया, चार्ज अंग्रेजी हो गया। सिलाई मशीन, सिलाई हिंदी हो गया, मशीन क्या हो गया? अंग्रेजी शब्द हो गया। तो जब जो शब्द दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बनते हैं, हमारी हिंदी में उन्हें क्या कहा जाता है? संकर शब्द के नाम से जाना जाता है। क्लियर सभी को? चलो वेरी गुड, आगे देखते हैं। आगे जब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? रचना के आधार पर शब्द का भेद बताइए, बनावट के आधार पर शब्द का भेद बताइए, तो आप 3 बताएंगे। आपका रूढ़, यौगिक और क्या हो जाता है बच्चा? योग रूढ़। रूढ़ शब्द जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक वर्ण से मिलकर बनते हैं, यानी कि उन्हें खंडित नहीं कर सकते हैं। यौगिक शब्द जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं। और योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर तो बनते हैं, लेकिन वो क्या देते हैं? तीसरा अर्थ देते हैं। यानी कि आपका कोई भी बहुब्रीहि जो समास होता है वो आपका किस में आता है? योग रूढ़ में आता है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इनमें। और अगर किसी प्रकार की परेशानी होगी ना बच्चे, तो प्लीज पूछ लेना कि मैम ये चीज नहीं समझ में आया। नहीं तो मुझे तो लग रहा है ना कि मैं तो भाई अपना पूरा 100% दे रही हूँ, ठीक है, मुझे तो लग रहा है सब आपको समझ में आ रहा होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा? जब तक पूछोगे नहीं ना, तो एक बार पूछोगे आप, हम 10 बार आपको बताएंगे, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वहाँ एग्जाम में जाके थोड़ी ना तो वही मैम याद आएंगी, अरे एक बार मैम से पूछ क्या होता, ये वाला प्रश्न मेरा गलत हो रहा है, ऐसे वाला रोने वाला शकल मत बना दीजिएगा। रूढ़ शब्द देखो किसे कहते हैं? जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, मतलब ये कह रहे हैं देखो भैया हमको तोड़ोगे ना तो हम टूटने वाले नहीं हैं, और टूट भी गए तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको एक वर्ड से मिला हुआ एक शब्द दिया जाएगा, अकेला शब्द होगा, वही आपका रूढ़ शब्द। यहाँ पे जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, अर्थात जिन शब्दों के खंड निरर्थक होते हैं, वो रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे पीला दिया, अकेला एक शब्द होता है, वही रूढ़ होता है। अब पीला को कह रहा है कि आप अगर हमको तोड़ेंगे ना तो भाई पी प्लस ला में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? मान लीजिए हमारा मन किया नहीं हम तोड़ के ही रहेंगे चाहे जो हो जाए। अब ये पी और ला का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक हो गया ना, तो इसलिए इनको तोड़ो ही ना। घोड़ा, पानी, ठीक है, पर, नाक, हम, आप, ठीक, नगर, गांव, शहर, आप इनको तोड़ेंगे ऐसे शब्दों को तो कहाँ टूटेंगे? अगर टूटे भी तो क्या है? निरर्थक हैं। यानी कि शब्द जब अकेला होता है, शब्द जब वर्ड से मिलकर बनता है, तो वही आपका क्या होता है? रूढ़ शब्द हो जाता है। क्लियर हो गया सभी को रूढ़ शब्द? और हमारा यौगिक क्या कहता है? यौगिक कहता है कि ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनका सार्थक खंड भी होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि देखो भैया हम 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर तो बन ही जाएंगे, हमारा क्या होगा? हमें तोड़ेंगे तो हमारा सार्थक खंड भी होगा, लेकिन तीसरा अर्थ नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे कौन देगा? योग रूढ़ भैया देंगे। जैसे दूध वाला, अब अगर इसको तोड़ेंगे तो ये बताओ बच्चा मेरा, ये दूध प्लस वाला में टूट जाएगा ना? टूट जाएगा ना? गंगा जल, गंगा प्लस जल में टूट जाएगा ना? पीलापन, पीला प्लस पन में टूट जाएगा ना? विद्यालय, विद्या प्लस आलय में टूट जाएगा कि नहीं? रसोई प्लस घर में टूट जाएगा ना? तो ये हमारे यौगिक। यानी कि आपको लिख के दे दिया जाए कि रामचरितमानस
ये कैसा शब्द है? अब देखो, एक शब्द हो गया राम, दूसरा हो गया चरित, तीसरा हो गया मानस, टूट रहा है ना अलग अलग में। आप तुरंत बताएंगे अरे ये तो यौगिक शब्द है। अब आपको लिख के दे दिया जाए महाभारत, कैसा शब्द है? आप तुरंत बताएंगे महा प्लस भारत, यौगिक शब्द है कि नहीं? राजपुत्र पूछ लिया जाए कैसा शब्द है? आप तुरंत बताएंगे राजा प्लस पुत्र, यौगिक शब्द है। लेकिन तीसरा अर्थ यदि कोई शब्द दिया बच्चा, वो क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाए। यानी कि कोई भी बहुब्रीहि समास अगर लिख के दे दिया गया ना, तब वहां पे तुरंत बता देना है वो योग रूढ़। और कोई भी अन्य समास अगर देता है तो वो यौगिक के। देखिए, वे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं, यानी कि तीसरा अर्थ देते हैं, वो हमारे योग रूढ़। जैसे पंकज, अब देखिए ये दो शब्दों में टूटेंगे ना, पंक प्लस जा। पंक का मतलब क्या है? कीचड़। और जा का मतलब क्या हो जाता है बच्चा? उत्पन्न। कीचड़ में तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती है, तो क्या हम हर किसी को पंकज कहते हैं? नहीं, हम सिर्फ पंकज किसको कहते हैं? कमल को ही पंकज कहा जाता है। नीलकंठ, अब ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी अपना कंठ जो है नीला कर ले आप उसको नीलकंठ कहने लगेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। नीलकंठ किसको कहा जाएगा? शंकर जी को ही नीलकंठ कहा जाएगा। लंबोदर, अब क्या किसी का पेट लंबा हो जाएगा आप उसको लंबोदर कहने लगेंगे? नहीं, किसको? गणेश जी को ही लंबोदर कहा जाएगा। चक्रपाणी, अब हम चक्र लेके ऐसे से करने लगे, आप हमको चक्रपाणी करने लगेंगे, विष्णु जी कहेंगे? नहीं कहेंगे, सिर्फ विष्णु जी ही चक्रपाणी हैं आपके। तो जब शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर तो बने, लेकिन तीसरा अर्थ दे, कोई विशेष अर्थ दे, तो वो हमारा योग रूढ़। यानी कि अगर आपके विकल्प में कोई बहुब्रीहि पूछ लिया समास और उससे पूछ रहा है वो कौन सा शब्द है, तो बच्चा योग रूढ़। बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि वो विशेष अर्थ देते हैं, वो सारे आपके क्या होंगे बच्चे? योग रूढ़ शब्द। क्लियर हुआ सभी का? रूढ़ क्या है? वर्ड से मिलकर बनता है, सार्थक खंड नहीं होगा। यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन तीसरा अर्थ नहीं देता है। योग रूढ़ क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर तो बनते हैं, लेकिन क्या देते हैं? तीसरा अर्थ देते हैं। अब सभी को क्लियर? वेरी गुड। अरे मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, इसीलिए तो हमको अपने बच्चों पर बहुत गर्व होता है। हाँ, देखो अगला देखिए, प्रयोग व्याकरण के आधार पर या फिर व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो तुरंत क्या बताएंगे? दो, विकारी और अविकारी। देख लो अलग अलग हैं, मतलब सिर्फ आपका टॉपिक शब्द परिचय ही है, लेकिन देखो अर्थ के आधार पर अलग है, उत्पत्ति के आधार पर अलग है, रचना के आधार पर अलग है, प्रयोग या व्याकरण या फिर व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द का भेद। तो दो, एक विकारी और दूसरा क्या हो जाता है? अविकारी। विकारी भैया क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जब आपको कोई शब्द दिया रहे और उसमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो तो विकारी, और यदि लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो समझ जाइएगा वो आपका क्या है? अविकारी है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन है विकारी कौन है अविकारी। तो यहाँ पे देखिए, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर परिवर्तन संभव होता है वो विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन आएगा आपका? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। यानी कि आपसे पूछा जाए संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी। सर्वनाम कैसा? विकारी। क्रिया, कुछ भी क्रिया, विशेषण, ये जो है सब, ये सब विकारी हैं, क्योंकि इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। कैसा परिवर्तन? जैसे मान लीजिए लड़का है, अब अगर लड़का एक संज्ञा शब्द ना, इसका स्त्रीलिंग बनाना तो बन जाएगा कि नहीं? लड़की बन जाएगा कि नहीं? तुम है अगर एक सर्वनाम शब्द है ना, एक वचन में है, इसका बहुवचन बनाना बन जाएगा कि नहीं? तुम लोग हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, अगर मान लीजिए पुल्लिंग है, उसके साथ हम क्या है? राम है तो जाता है, लेकिन अगर स्त्री है तो जाती है हो जाएगा कि नहीं? परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं? अगर लड़का है तो हम लिखेंगे काला लड़का। मान लीजिए लड़का है वो काला है तो उसके लिए हम काला, लेकिन अगर लड़की है
तो तुरंत हमारा विशेषण परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं। काली काली काला लड़की तो नहीं लिखेंगे ना, परिवर्तन हो जा रहा है कि नहीं, परिवर्तन हो जा रहा है। तो जिनमें आपका चाहे लिंग, वचन, कारक, काल किसी भी या सबके आधार पर परिवर्तन अगर हो रहा है उन शब्दों में, तो आपके क्या हो जाएंगे, वो विकारी शब्द हो जाते हैं। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये हमारे कैसे शब्द के अंतर्गत आते हैं, विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। विकारी शब्द सभी को क्लियर हो गया, सभी को डन। मतलब कोई भी संज्ञा का शब्द दे दिया, कोई भी सर्वनाम का शब्द दे दिया, कोई भी क्रिया का, कोई भी विशेषण का, वो सब विकारी। या सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया कि क्रिया कैसा है, विकारी शब्द है या फिर अविकारी, तो क्रिया एक विकारी शब्द है। विशेषण कैसा शब्द है, विशेषण एक विकारी शब्द, क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। डन सभी को, वेरी गुड। अब देखो अविकारी क्या है। अविकारी कहता है कि भाई कोई भी शब्द होगा उसमें आप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो हमारा अविकारी। अविकारी में सिर्फ आपका अव्यय आता है। अव्यय के जितने भी भेद हो, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमादि बोधक, निपात, जो भी उसके भेद हैं वो सब अविकारी। क्योंकि जब भैया अव्यय जो मेन है वही अविकारी, तो भाई उनके बच्चे तो अविकारी रहेंगे ही ना। अगर मान लीजिए जैसे अगर राम है, ठीक है, राम तेज दौड़ता है, यहां पे देखिए जो तेज शब्द है वो दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि नहीं, क्रिया विशेषण है ना। यहां पे सीता होती तेज दौड़ती है, मतलब क्रिया आपका परिवर्तन हो गया। दौड़ता है शब्द पहले वाक्य में था, दूसरे वाक्य में दौड़ती, क्योंकि यहाँ पे सीता क्या हो गई, यहाँ पे स्त्रीलिंग। लेकिन जो तेज शब्द था वो वैसा का वैसा ही रहा कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर मान लीजिए राम और श्याम है, तब भी हम और शब्द का ही प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। सीता और गीता हैं, तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा सीता और ही गीता लिख देंगे, तब भी और ही शब्द आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कोई जोड़ने वाले जो समुच्चय बोधक शब्द हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, अव्यय के जो भी भेद हैं उनको हम किसी प्रकार से परिवर्तन उसमें नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, हमारे अविकारी शब्द हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर, जिनका परिवर्तन संभव हो वो विकारी और जिनका परिवर्तन संभव ना हो वो क्या है, अविकारी शब्द हैं। सभी को यहां तक डन। आगे देखिए हमारे कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्णों, यहाँ पे वर्णों, यहां तक सभी को क्लियर हो गया ना। वर्णों से बने सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं। अब तो आंख बंद करके ही आप प्रश्न बता ले जाएंगे, है कि नहीं। वर्णों से बने जो सार्थक वर्ण समूह होते हैं, आप बोलोगे मैम वो हमारे शब्द ही तो कहलाते हैं। अब यहाँ पे वर्णों का व्यवस्थित समूह दिया होता तब हम जरूर कहते वो वर्णमाला होता। अगर आपसे ये पूछा जाता कि भाई अगर शब्द वाक्य में प्रयोग किया गया है तो वो शब्द कैसा है, तो वो आपका पद बन जाता, तब वो शब्द नहीं रह जाता। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, शब्द वाला जो विकल्प था वो इस प्रश्न का सही उत्तर। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से जैसे ही पूछा जाएगा शब्द के कितने, दो ही तो भेद होते हैं ना। कौन कौन से, एक हमारा सार्थक शब्द होता है जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, और दूसरा हमारा बच्चा क्या हो जाता है, निरर्थक शब्द हो जाता है जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब अगर प्रश्न ये पूछता कि सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं, तो हम वहां पे क्या बताते, 4 बताते, ठीक है ना। बाकी निरर्थक का भेद होता ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा 2 जो है वो इस विकल्प का सही उत्तर है। अनेकार्थी शब्द भेद है किसका, रचना के आधार पर इसका भेद किया गया है, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, या फिर उत्पत्ति के आधार पर। अनेकार्थी, हाँ, किसके, अर्थ के आधार पर ही तो किया गया है। अर्थ के आधार पर भाई शब्द के 2 भेद थे, सार्थक और निरर्थक, और जो हमारा अनेकार्थी है, एकार्थी है, पर्यायवाची है, विलोम है, ये सब किसके अंतर्गत हैं, सार्थक शब्द के अंतर्गत ही तो आते हैं। तो हमारा यहाँ पे कौन सा, सी वाला जो विकल्प होगा वो इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा, ठीक है बच्चे।
तो अर्थ के आधार पर। आगे हम देखते हैं, तत्सम शब्द बताना है। भाग, पिपाशा, ईख, आम। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी वाला गलती से मत लगा दीजिएगा। पिपाशा, पिपाशा बोलने में प्यासा कहोगे तो परेशानी नहीं, लेकिन पिपासा कहेंगे बहुत परेशानी होगी। यहाँ पे ये क्या है? आम, माँ अपने मूल रूप में है, आम्र होता है। जब तत्सम शब्द की बात करेंगे ना, ये हलंत लगा हुआ है, और आम्र में क्या होता है? रा होता है। रा दो तरीके से मात्रा लगाता ना, एक रेफ के रूप में ऊपर, पदेन के रूप में नीचे। तो आम्र जो तत्सम वाला होता है उसमें पदेन वाला क्या लगा होता है? रा लगा होता है। तो हमारा बी वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। पिपाशा यानी कि प्यासा शब्द जो है उसका क्या है? तत्भव रूप है। आगे हमारा प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? गजानन, राष्ट्रपति, प्रतिदिन, पुस्तकालय। योग रूढ़ किसे कहते हैं? योग रूढ़ वही तो है ना, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन क्या देते हैं? तीसरा अर्थ देते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और यहाँ पे कौन है? गजानन, यही तो तीसरा अर्थ दे रहे हैं। बाकी राष्ट्रपति, प्रतिदिन, पुस्तकालय, ये सब हमारे क्या है? यौगिक शब्द के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो हमारा ए वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर होगा। आगे देखिए ए वाला, आग, जीभ, प्यास और कान शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? अब देखो यहाँ पे इसका आग का क्या है तत्सम रूप? अग्नि है। जीभ का क्या है तत्सम रूप? जिह्वा है। देखो अब आग को बोलने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन अग्नि बोलेंगे तो जीभ लड़खड़ाएगा, और जीभ अगर लड़खड़ाया जिस शब्द को बोलने में, वो तत्सम, और जिन शब्दों को आप आसानी से बोल ले जाएंगे वो तत्भव। अब अगर कहेंगे जीभ नहीं परेशानी होगी, लेकिन जिह्वा कहेंगे तो परेशानी होगी। प्यास कहेंगे नहीं, लेकिन पिपाशा कहेंगे परेशानी होगी। कान कहेंगे नहीं परेशानी होगी, लेकिन कर्ण कहेंगे तो क्या होगा बच्चा? परेशानी होगी। ये कौन से शब्द हैं आपके? तत्सम शब्द हैं। क्लियर यहां तक? तो देखो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। वैसे आप सभी को सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे ना बच्चे? कहीं पे दिक्कत होगा तो पूछ लेना बच्चा मेरे, ठीक है? हाँ, ये मत सोचिएगा चलिए छोड़िए जाने देते हैं। देखो क्या पढ़ा? शब्द पढ़ा, शब्द, शब्द में हम लोगों ने जाना अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद दो थे। एक क्या था बच्चा? एक सार्थक शब्द था, और दूसरा हमारा क्या था? निरर्थक शब्द। ठीक है, आपसे कभी भी पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर, या फिर भाषाई विकास के आधार पर, तो क्या बताएंगे? तो आप चार, जिसमें आपका तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज हो जाएगा। लेकिन अगर वही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि व्याकरण के अनुसार उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद, स्रोत के आधार पर, तब आपका क्या हो जाएगा? 5 शब्द का भेद हो जाएगा। जब आपसे पूछा जाएगा रचना के आधार पर, या फिर बनावट के आधार पर, या फिर यहाँ पे उत्पत्ति क्या था तो 4, या फिर व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मतलब होता है जिसे आप बनाते हो, उस आधार पर 3 आपका क्या हो जाएगा? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूपांतर या परिवर्तन के आधार पर 2, जिसमें आपका क्या हो जाएगा? विकारी और अविकारी शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने शब्द में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो हम लोगों ने पढ़ा है। आप लोग एक बार उसका रिवीजन भी करना बच्चा, क्योंकि हम देने वाले हैं आपको क्या है? होमवर्क। यानी कि अगली क्लास में हम सबसे पहले आपसे शब्द के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, और आप सभी को क्या करना है? शब्द का टॉपिक खूब अच्छे से पढ़ के आना है, क्योंकि भाई जब मैम प्रश्न पूछेंगे ना
तो वो कहीं से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकती हैं। ठीक है, तो गलती से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे क्या है, आप सभी पर बहुत गर्व है। मुझे पता है कि आप सभी को सब कुछ आता है, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ बच्चे कि अगर कहीं पे कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आए तो प्लीज पूछ लेना कि मैम ये चीज नहीं समझ में आया है, और आप एक बार पूछोगे ना बच्चा, मैं आपको 10 बार बताऊंगी। ठीक है, लेकिन ये ना रह जाए कि समझ में नहीं आए। तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो होमवर्क क्या है, शब्द का टॉपिक है जिसे आपको क्या करना है, पढ़कर आना है। तो चलिए फिर, थैंक यू बच्चा लोग, मेरे ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, थैंक यू बच्चे।